गुड मॉर्निंग टू बीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपके फर्स्ट ईयर में हमने आपको एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया पढ़ाया था और ये कंप्लीट हो चुका था और लगभग इसका रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका था। और अब इसके बाद आपका प्रैक्टिकल वर्क और फाइनल एग्ज़ाम होने थे। तो अनफॉर्चुनेटली जो ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी भारत में आ गई और इसकी वजह से आपके पेपर, आपके प्रैक्टिकल डिले हो रहे हैं। तो इस बीच आपका टाइम भी बर्बाद जा रहा है। टाइम का आपका वेस्टेज ना हो और समय का सदुपयोग कर सकें, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपको ये एक तरह की रिवीजन क्लास जो है वो चलाई जा रही है। और इसमें आपके जो टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक का रिवीजन इन क्लासेस में होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके एजुकेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जैसा कि फर्स्ट यूनिट में सबसे पहला टॉपिक था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन, कोठारी आयोग 1964-66। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब देश आज़ाद हुआ था तो देश की आज़ादी के बाद देश में सबसे पहला आयोग अगर कोई आया था शिक्षा के संबंध में तो वो था विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन थे। और दूसरा आयोग जो बना था वो था 1952-53 मुदालियर आयोग। तो विश्वविद्यालय आयोग जो राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जैसे जाना जाता है, वो विश्वविद्यालय से संबंधित उसमें प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए थे। और जो मुदालियर आयोग है उसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें माध्यमिक शिक्षा से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए थे। इससे पहले यानी कि आज़ादी से पहले देश में शिक्षा से संबंधित जो भी गतिविधियां चल रही थी, जो भी आयोग बने थे, वो सारे अंग्रेजी विचारधारा से प्रभावित थे। अंग्रेजों के अनुकूल शिक्षा पद्धति हमारे देश में चल रही थी। आज़ादी के बाद अब शिक्षा व्यवस्था, जैसे कि पूरे देश की व्यवस्था भारत सरकार के पास थी, इसी प्रकार से शिक्षा की भी उचित व्यवस्था करना भारत सरकार की एक जिम्मेदारी थी। इसी के संबंध में राधाकृष्णन कमीशन और मुदालियर आयोग प्रस्तुत किए गए, किंतु ये आयोग कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं थे पूरे देश की शिक्षा प्रणाली के संबंध में। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1964 में कोठारी कमीशन की नियुक्ति की और तत्कालीन यानी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डी.एस. कोठारी, इनका पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर डी.एस. कोठारी थे। तो इनकी अध्यक्षता में 14 जुलाई को 17 सदस्यीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया और इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम कोठारी आयोग रखा गया है, दौलत सिंह कोठारिया डी.एस. कोठारी के नाम पर। तो यहाँ पर हम एक दो बातें स्पष्ट कर दें कि डी.एस. कोठारी या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो ये था 1964-66, इसका योगदान देश में अभूतपूर्व रहा। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो शिक्षा से संबंधित सभी पक्षों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, अपने सुझाव प्रस्तुत करना था। तो इस प्रकार से जो डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग की स्थापना की गई थी, ये आयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ है भारतीय शिक्षा व्यवस्था में, भारतीय शिक्षा प्रणाली में। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रभाव आज भी भारतीय शिक्षा प्रणाली पर पड़ रहा है, इतने साल बीत जाने के बाद भी। तो जैसा कि हमने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का सबसे पहला उद्देश्य था कि शिक्षा का कोई भी पक्ष छूटने ना पाए, किसी भी पक्ष पर जो है वो ऐसा ना हो कि कार्य बाकी रह जाए और उस पर कोई सुझाव प्रस्तुत ना किया जा सके। तो शिक्षा के हर एक पक्ष को कवर करने का प्रयास इस आयोग में किया गया है।
अब हम बात करते हैं आयोग के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र। किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और कौन से कार्यक्षेत्र थे जिनके पूर्ति के लिए इस आयोग का गठन किया गया था और जिस पर इन्हें कार्य करना था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए थे जिनके आधार पर इन्हें अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। तो सबसे पहले जैसे आता है तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन करना, उसके प्रति व्याप्त असंतोष के कारणों का पता लगाना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना। तो उस समय देश में शिक्षा के प्रति काफ़ी असंतोष व्याप्त था, उसमें परिवर्तन होने की बहुत सारी संभावनाएं थी लेकिन वो नहीं हो रही थी। उन सारी चीज़ों पर विचार करते हुए, उन सारी चीज़ों पर गौर करते हुए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना इनका एक मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद है पूरे देश के लिए शिक्षा के आयोजन और प्रशासन संबंधी नीति तत्व निश्चित करना और इस संबंध में सरकार को सुझाव देना। तो पूरे देश के लिए, जैसा कि हमने बताया कि इनका उद्देश्य शिक्षा के सभी पक्षों को कवर करना था, तो इस हिसाब से पूरे देश के लिए शिक्षा के आयोजन और प्रशासन संबंधी नीति का भी निर्धारण करना और सरकार को उसके बारे में सुझाव देना इनका महत्वपूर्ण कार्य था। इसके बाद अगला है पूरे देश के लिए समान शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित करना। ऐसी शिक्षा प्रणाली जो देश के सर्वोमुखी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में सहायक हो और यह प्रणाली ऐसी हो कि जो भारतीय शिक्षा के परंपरागत गुणों को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और भविष्य के निर्माण में सहायक हो। तो इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था तैयार करना जो कि देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में सहायक हो और पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना। इसके बाद अगला है पूरे देश में किसी भी स्तर की किसी भी प्रकार की शिक्षा के प्रसार एवं उसमें गुणात्मक सुधार के लिए उपायों की खोज करना और इस संबंध में सरकार को सुझाव देना। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है आपका कोठारी शिक्षा आयोग जिसे कहा जाता है 1964-66, इन बिंदुओं पर उन्हें कार्य करना था। यानी कि ये बिंदु तैयार कर लिए गए थे जब आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ किया है, उससे पहले कि इनके आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। तो छात्रों, जैसा कि हम बता चुके हैं, ये चैप्टर जो है वो एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही विस्तृत है और इसको एक दिन की क्लास में कंप्लीट कर पाना संभव नहीं है, इसलिए हम इसको हम आपके सामने छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में प्रस्तुत करेंगे। और अगर आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न या दिक्कत होती है तो आप हमको फ़ोन करके, कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगले दिन की क्लास में हम इसके आगे से इसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।